क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे देश में जितने लोग रहते हैं वो क्या कामकाज करते हैं। तो इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ करके उत्पाद बनाते हैं वही आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल डेयरी फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल मत्स्य पालन फिशरीज, फॉर एग्जाम्पल बागवानी हॉर्टिकल्चर, या फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी, या माइनिंग यानी कि खनन कार्य। ये सारे प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करके कुछ उत्पाद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हम आएंगे सेकेंडरी सेक्टर, जो माध्यमिक क्षेत्र है, जिसको हम विनिर्माण क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इसका काम है कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को लेकर कुछ विनिर्माण प्रक्रिया करके फिर एक फाइनल प्रोडक्ट ये तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल खेत में कपास है, ये तो प्राथमिक क्षेत्र हुआ। इस कपास को लेकर इससे हम धागा बुनते हैं, धागा को लेकर हम इससे कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा से हम पोशाक बनाते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं। तो आप देखो, खेत से लेकर दुकान तक जो ये लंबा सा साइकिल चलता है, इसमें कई बार विनिर्माण आए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जाम्पल लो गुड़ बनाने का। ये देखो, गन्ना खेत में खड़ा है, गन्ने को लेकर इसके रस से जब गुड़ बनता है, ये घर पे भी छोटे स्केल पे बन सकता है या बड़े बड़े फैक्ट्रीज में भी बन सकते हैं। अब आप 2 एग्जाम्पल खुद सोचो, जब ये सोचोगे ना, ये एग्जाम्पल ये सेक्टर आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। इसका काम है कि प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पाद बनते हैं इनका कैसे विकास किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, कृषि को लोन्स की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को लोन की ज़रूरत होती है, क्रेडिट की ज़रूरत होती है, जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, जगह जगह पे सामान ले जाना, ये परिवहन का काम है। दुकानें, जहाँ ये सामान फाइनली आके बिकती है, चाहे वो छोटा सा दुकान हो चाहे वो बड़ा मॉल हो, ये भी तृतीय सेक्टर में आ जाती हैं। साथ साथ सेवाएँ भी आती हैं, जैसे स्कूल्स, जैसे हॉस्पिटल्स, जैसे बीपीओ कॉल सेंटर्स, जैसे आपके जो इंटरनेट कैफ़ेज़ हैं, ये सारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। और हमारे ये धोबी भाई, ये कहाँ जाएंगे? चाहे ये धोबी भाई हो या चाहे एक बड़ा लॉन्ड्री हो, दोनों ही सेवा क्षेत्र में आते हैं। चाहे एक सलून हो, बड़ा सा सलून हो, या एक नाई सड़क पे बैठ के बाल काट रहे हो, पर ये दोनों ही सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो बच्चों, 3 सेक्टर्स हमने देखा। प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों से, सेकेंडरी क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र जो बनता है विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चर होता है, और थर्ड जो टर्शरी सेक्टर है वो है सेवाएं प्रदान करना, और जो थर्ड सेक्टर है इसका काम है प्रथम और द्वितीय क्षेत्र का विकास करना। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हर क्षेत्र के तो प्रोड्यूस होते हैं, पर इसकी गिनती हम कैसे करते हैं? चलो उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कुल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब है किसी एक देश में किसी एक साल में ये तीनों सेक्टर ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इनका पता कौन लगाते हैं? सरकार में अलग अलग डिविजन्स हैं जो ये आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो क्या प्राथमिक सेक्टर, मिडिल सेक्टर और एंड सेक्टर, ये तीनों के अलग अलग होते हैं? कई बार इसके हिसाब कैसे लगाया जाएगा? इसका हिसाब लगता है अंतिम प्रोडक्ट के प्राइस पर। फॉर एग्जाम्पल, खेत में गेहूं है, ये गेहूं आटा मिल में जाता है, जहाँ ये इससे चक्की से आटा मैदा बनता है, फिर ये बेकरी में जाता है जहाँ बिस्किट बनता है, फिर ये दुकान में आके बिस्किट बिकता है। तो इन तीनों सेक्टर का जो टोटल प्राइस है ये बिस्किट के प्राइस में आता है। समझ गए बच्चे? अब हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक ये 3 सेक्टर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इस ग्राफ को जरा देखो आप, ये इधर वाला जो है, यहाँ आप देख रहे हो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिपेंडेंस के टाइम पे इसका ही सबसे बड़ा योगदान था। मैन्युफैक्चरिंग और सेवा का बहुत कम योगदान था। पर जब बढ़ते बढ़ते आप आज की तारीख की तरफ आ रहे हैं, अब आप देखिए कि तीनों सेक्टर्स ही बड़े हैं, पर सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ है सेवा सेक्टर का। उस तुलना में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ उतना नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में कम लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सब सेवा क्षेत्र में आ गए हैं? ऐसा भी नहीं है। इस ग्राफ को देखो,
इंडिपेंडेंस के टाइम पर जितने लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, आज भी कुल लगभग उतने ही लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। यानी कि देश की 50% जनता आज भी कृषि में काम कर रही है। तो कृषि का योगदान कम क्यों होता जा रहा है, इसको समझते हैं। एक खेत है, इसमें एक किसान काम करता है तो उसकी उत्पादकता ज़्यादा है। उसी खेत में 10 लोग काम करते हैं, सबकी उत्पादकता कम हो जाती है और इसको कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प रोजगार। ये केवल कृषि में सीमित नहीं है। इनको तस्वीर को देखो, अब इनके पास काम नहीं है तो ये क्या करें। और इनको देखो, आप बंटा पीते हो ना, समर में खूब पीते हो और विंटर में ये दुकान बंद करके खाली बैठे रहेंगे, इनका भी अल्प रोजगार हुआ। तो आज सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इन लोगों का रोजगार बढ़ाया जाए। कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरी है कि बैंक्स अच्छी तरह पहुँचे और लोगों को टाइम टाइम पे लोन दे, ताकि वो अच्छे किस्म के बीज खरीद सके, अच्छे किस्म के उर्वरक डाल सके, कीटनाशक वगैरह डाल सके। ये बहुत ज़रूरी है कि नहरें लाई जाएं जहाँ सिंचाई अच्छी तरह से हो सके। उनके लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से सरकार इनकी मदद करे। साथ ही साथ एक और चीज़ हमें याद रखना है, आज भारत में 50% बच्चे आज की तारीख में भी स्कूल नहीं जाते हैं। अगर ये सब बच्चे स्कूल जाने लगे तो सोचो कितनी सारी स्कूल्स बन जाएंगी, कितनी रोज़गार व्यवस्था हो जाएगी, कितनी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। सिर्फ टीचर्स की नहीं, स्कूल में ले आने जाने, परिवहन व्यवस्था, कितनी सारी चीज़ें, प्रिंटिंग की जो किताबें बनेंगी, इनकी कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें सोचकर सरकार बढ़ा रही है। तो ग्राम में जब कोई कुछ लोग बिल्कुल ही बेरोजगार हो जाते हैं, उनके लिए सरकार ने स्टार्ट किया है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत ग्राम में हर सक्षम व्यक्ति को साल में एटलीस्ट 100 डेज का काम मिलेगा। और अगर सरकार उन्हें काम नहीं दे सकती है तो इन 100 दिनों के लिए उन्हें भत्ता जरूर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार यूज़ कर रही हैं ताकि प्राथमिक क्षेत्र की जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छी तरह से बढ़ सके। अब इस चैप्टर में एक और चीज़ हमें ज़रूर देखना है और वो है जो आर्थिक क्षेत्र हैं, ये कुछ तो संगठित क्षेत्र होते हैं और कुछ बिल्कुल असंगठित क्षेत्र होते हैं। संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ जो कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, ये सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं और ये बहुत सारे कानून इनको मानना होता है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, जैसे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये सारी चीज़ें इनको मानना होता है। इनके अलावा उनको अपने वर्क प्लेस पे, काम जो कार्यस्थल है वहाँ भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पीने का पानी, जैसे लंच, जैसे विश्राम करने का जगह। कामकाजी महिलाओं को मिलता है शिशु सदन या क्रैश। इसके अलावा साल में कुछ छुट्टियां इनको मिलती हैं और जिसका उनको भुगतान भी मिलता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी मिलता है। पर जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ बड़े सारे छोटे छोटे बिखरे हुए व्यवसाय हैं। यहाँ मालिक की मनमानी ही चलती है। जब उनकी मर्ज़ी हुई वो रख सकते हैं, जब उनकी मर्ज़ी हुई वो निकाल सकते हैं। कितनी सैलरी देंगे उसकी कोई नियम नहीं होती है। वहाँ जो वर्क कंडीशंस हैं उसकी भी कोई नियम फॉलो नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था के जो 3 सेक्टर्स हैं वो कैसे काम करती हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था में कितना योगदान है, और प्राइमरी सेक्टर का योगदान कैसे और बढ़ाया जाए, इसके विषय में भी हमने देखा। तो ये रहा आपका सारांश। और आप इस चैप्टर को एक बार वीडियो देख लो, फिर एक बार चैप्टर पढ़ लेना और एक बार फिर से वीडियो देख लेना और फिर अपने शब्दों में बढ़िया से बढ़िया आंसर लिखना। ढेर सारे नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। और आप सब्सक्राइबर बन गए हो ना? नहीं बने तो सब्सक्राइब, बेल और ऑल, इन तीनों को दबा दो। अपने आप हर हफ्ते आपके फ़ोन पर एक नया वीडियो पहुंच जाएगा। देखते रहो। क से कोशिश।